Hello friends, this is Yes Sir and I welcome you all to our beautiful channel Yes Sir's Charismatic Chemistry। और जैसे कि आप सब जानते हैं हम ऑलरेडी 11 पार्ट अपलोड कर चुके हैं किसके, थर्मोडायनामिक्स के। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने 12 पार्ट के बारे में। ओके, और जैसे कि आप सब जानते हैं हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में, और हम जानना चाहते हैं कि कौन से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब कौन खुद से रिएक्ट करने लगते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो उसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को जानने के लिए हमने ऐसे देखा कि जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए आप लास्ट टाइम का ही, NaOH प्लस HCl gives NaCl प्लस H2O। और हमने देखा था कि इस रिएक्शन में जो डेल्टा H था वो नेगेटिव था। ओके, जो डेल्टा एच क्या था वो नेगेटिव। तो हमने ये क्राइटेरिया रख दिया कि जितने भी प्रोसेसेस होंगे जो एक्सोथर्मिक होंगे वो सारे स्पॉन्टेनियस होंगे। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो जाएंगे। जब भी आप NaOH को HCl के कांटेक्ट में लेके आ जाओगे वो NaCl और वाटर बना देगा, ठीक है। बट तभी प्रॉब्लम कब आया, जब हमने देखा मेल्टिंग ऑफ आइस। क्या? जी हाँ, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या हुआ, आइस का क्यूब था और अबव 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट हो गया। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? जी हाँ, ये लिक्विड वाटर बन गया, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? ये हो गया एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब हीट को अंदर एब्जॉर्ब किया, किसने? आइस ने। तो इसका डेल्टा एच क्या लिखूंगा मैं? विल बी पॉजिटिव। तो ये प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस है, ये भी स्पॉन्टेनियस है। तो डाउट ये आ गया साइंटिस्ट के दिमाग में कि अरे यार, एक्सोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस हो रहा है, एंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस हो रहा है, तो कौन से ऐसे प्रोसेस होंगे मेरे भाई जो स्पॉन्टेनियस होंगे? तो इसे समझाने के लिए उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया जिसे कहते हैं एंट्रोपी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एंट्रोपी के बारे में। तो चलिए हेडिंग लगाइए, एंट्रोपी। जी हाँ, क्या होता है एंट्रोपी, और फिर हम देखते हैं उसे। और एंट्रोपी एक क्राइटेरिया होगा जो कि डिसाइड करेगा स्पॉन्टेनिटी को, ऐसा साइंटिस्ट का मानना था। तो हेडिंग लगाइए, एंट्रोपी, जिसका सिंबल होता है S। और चेंज इन एंट्रोपी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं? जी हाँ, डेल्टा S। तो क्या होता है एंट्रोपी? एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ, एंट्रोपी क्या है? मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरलीनेस, डिसऑर्डरलीनेस या फिर रैंडमनेस। डिसऑर्डरलीनेस, रैंडमनेस या फिर आप कह सकते हैं डिस्टर्बनेस ऑफ सिस्टम और सराउंडिंग। आप किसी का भी रैंडमनेस चेक कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो क्या होता है एक्चुअल में एंट्रोपी? एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरलीनेस। सिस्टम कितना डिस्टर्ब है, कितना रैंडम है, वो कितना कितना डिसऑर्डर्ड है, उसे चेक करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ आइस का। आइस क्यूब मतलब ये आइस क्यूब है मान लीजिए, और इसके अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है। ये देखिए, ये क्या है? आइस क्यूब। ओके, और इसे मैं मानता हूं कि ये ऑर्डर्ड है, मतलब इसमें जो जो डिस्टर्बनेस है वो बहुत कम है। इसी बीच एक बच्चा बोलता है, सर ऐसा कोई चीज है क्या, ऐसा कोई सिस्टम है क्या जिसमें डिस्टर्बेंस बिल्कुल जीरो है, जो एकदम हाईली ऑर्डर्ड है? तो प्यारे बेटा, प्यारे बच्चों, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप चाहते हो कि एंट्रोपी जीरो हो जाए, जी हाँ, एंट्रोपी भी एंथैल्पी की तरह हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हम क्या कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस। अगर आप चाहते हो चेंज इन एंट्रोपी जीरो हो जाए, मतलब डेल्टा एस जीरो हो जाए, या फिर किसी भी सिस्टम में एंट्रोपी जीरो हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ 0 केल्विन पे होता है। इस पे होता है 0 केल्विन पे, याद रखना। अगर कोई सिस्टम है और आप कहते हो कि उसकी एंट्रोपी जीरो है, तो वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। और हमें पता है कि ये टेम्परेचर लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कहाँ पे? फिलहाल के लिए तो लैब में, या फिर हम ये टेम्परेचर अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं, अभी तक की हमारी साइंस की डिस्कवरी है। तो किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी परफेक्टली जीरो कब होगी? जी हाँ, जब टेम्परेचर क्या होगा? 0 केल्विन। हालांकि ये तो थियोरेटिकल पार्ट था, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये आइस है, आइस क्या है? ऑर्डर्ड।
ऑर्डर्ड मतलब इसमें एंट्रोपी क्या है, कम। मान लीजिए इसको मैंने थोड़ा गर्म कर दिया, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, जी हाँ, लिक्विड वाटर। किस पे, लिक्विड पे, और फिर इसको और हीट दे दिया, और फिर ये कन्वर्ट हो गया वेपर में। ये देखिए वेपर, ये क्या है, वेपर। तो आप क्या कहेंगे, ये ऑर्डर्ड है, और ये क्या है, डिसऑर्डर, और ये हाईली डिसऑर्डर, हाईली डिसऑर्डर। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी है कि कितना डिस्टर्बेंस है। तो जितना पार्टिकल दूर होंगे, जितने रैंडम उनका मोशन होगा, हम कहेंगे उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा है। ये देखिए आइस थे, कैसे पार्टिकल एकदम सब नजदीक 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 थे, इनमें जो डिस्टर्बेंस था वो कम था। जी हाँ, इसमें भी डिस्टर्बेंस है, जो वाटर मॉलिक्यूल अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे, डिस्टर्बेंस तो उनमें भी है, लेकिन इनके कंपेयर में कम। फिर ये और बढ़ गया, फिर और ये बढ़ गया, तो हम क्या कहेंगे, जब भी आइस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसमें एंट्रोपी जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी एंट्रोपी S1 है और इसकी एंट्रोपी S2 है। तो आप क्या कह सकते हैं, S2 माइनस S1 इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब डेल्टा S इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब एंट्रोपी क्या हो गई, इसमें पॉजिटिव एंट्रोपी बढ़ गई। ठीक उसी तरह ये S2 है, तो ये क्या है, S3, डेल्टा X क्या होगा, जी हाँ, S2 माइनस सॉरी S3 माइनस S2, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो, तो डेल्टा S विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो इसमें भी एंट्रोपी क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है सर, ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए जिसमें एंट्रोपी कम हुआ है। इसी का रिवर्स ले लीजिए आप, इसी का रिवर्स ले लो। आपने लिक्विड वाटर लिया, उसको फ्रीज कर दिया, उसको आपने क्या कर दिया, फ्रीज, तो इसमें एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल सा एग्जांपल है बहुत। ठीक है, अगर सिस्टम दूर दूर जा रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं, तो डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आया सबको। हाँ, वही जो आपके दिमाग में गाना आ रहा होगा, हम पास आए, वो भी गलत है। पास आए एंट्रोपी कम हो गई, दूर गए एंट्रोपी बढ़ गई। ठीक है, तो ये सब कुछ आप नोट कर लीजिए, और अब मैं जा रहा हूँ इसे मिटाने, और मैं आपको देता हूँ कुछ टेक्सचुअल एग्जाम्पल्स। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है आयोडीन का। मान लीजिए आपने आयोडीन को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, आयोडीन को आपने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया, और जब आयोडीन को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, या फिर यहीं पे एक्वस लिख देता हूँ, एक्वस, तो ये क्या हो गया, I2 एक्वस, और यहाँ पे आयोडीन क्या था, सॉलिड। जी हाँ, आयोडीन का ऐसे क्रिस्टल था, ऐसे एक आयोडीन का क्रिस्टल था, या फिर आप ऐसे ही ले लीजिए, ये आयोडीन था, ऐसे आयोडीन का क्रिस्टल था, इसको जैसे ही आपने पानी में डाला, अब ये ऐसे ऐसे दूर। ठीक है, मतलब इस प्रोसेस में अगर आप ले तो डेल्टा एस क्या हो गई, पॉजिटिव, मतलब एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए, अगर मैं H2 मॉलिक्यूल है और वो कौन से स्टेट में, गैस में, और उसको 2 एटम गैस में ऐसे कन्वर्ट कर दिया, सर ये भी तो गैस है, सर ये भी तो गैस है, अब कैसे बताएं, अब ये कैसे बताएं, पिछले वाले एग्जाम्पल में तो आपने एग्जाम्पल दिया था कि सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड वाटर बना, फिर लिक्विड से गैस बना, तो हमें समझ में आ रहा था कि जैसे जैसे स्टेट कन्वर्जन हो रहा है, वैसे वैसे पार्टिकल दूर जा रहे हैं। बट यहाँ पे तो दोनों गैस है, तो आप ऐसे देखो, ये 1 मोल था और ये 2 मोल है, तो जब भी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, जब भी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, एंट्रोपी क्या होता है, बढ़ता है, चेंज इन एंट्रोपी विल इंक्रीज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सर और कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम रहते हैं, तो फिर क्या बोलोगे आप, तो उसके भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले आप ये नोट कर लो। ठीक है, तो उसका भी एग्जाम्पल लेता हूं मैं, मान लीजिए ये है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। देखिए यहाँ पे ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। ये देखिए 1 मोल, ये भी 1 मोल, तो रिएक्टेंट कितने, 2 मोल, प्रोडक्ट भी कितने, 2 मोल। तो सर रिएक्टेंट भी 2 मोल, प्रोडक्ट भी 2 मोल, सर ये केस में तो एंट्रोपी चेंज जीरो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एंट्रोपी चेंज जब नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं तब देखा जाता है मॉलिक्यूलर वेट से, मॉलिक्यूलर वेट से। ठीक है, तो जब रैंडम जब हम नंबर ऑफ मोल से नहीं डिसाइड कर पाते, तो हम ऐसा मानते हैं कि जिस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसका रैंडमनेस भी ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना हल्का, HI भी हल्का, अरे सॉरी आई टू भी हल्का है, बट I2 के कंपेयर में HI। तो ऐसे केसेस में हम मानते हैं कि जनरली जब कंपाउंड बन गया, तो आयोडीन के कंपेयर में
इसका रैंडमनेस क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा। बट ऐसे केसेस में एंट्रोपी को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको केस दिया, ऐसे केसेस आपको जल्दी आएंगे नहीं। और अगर आ भी गए तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे आएगा, एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे आएगा। तो आप याद रखिएगा, ऐसे केस में हम क्या मानते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसकी एंट्रोपी ज्यादा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला कौन दिख रहा है, आयोडीन। जी हाँ, तो आयोडीन की एंट्रोपी बहुत ही ज्यादा होगी, आयोडीन की जो एंट्रोपी होगी वो काफी ज्यादा होगी इसकी। बाकी रिएक्टेंट की ज्यादा या प्रोडक्ट की ज्यादा है, डेल्टा एस का एग्जैक्ट वैल्यू वो तो एक्सपेरिमेंटल होगा। और अगर आपको कभी एलिमेंट कंपेयर करने के लिए दे दिया जाए, जैसे Cl2 है और I2 है, और पूछा गया किसका एंट्रोपी ज्यादा है, तो सिंपल, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसका रैंडमनेस ज्यादा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सर ऐसा क्यों सर, आप बोले हम लोग मान ले। अरे मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि अगर ये इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो इसके अंदर पार्टिकल भी ज्यादा होंगे ना मेरे भाई। पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, समझ में आया। और इलेक्ट्रॉन तो ऐसे आराम से तो बैठते नहीं है, मोशन करते हैं। मोशन किस चीज में रिस्पॉन्सिबल है, जी हाँ, एंट्रोपी में, डिस्टर्बनेस में, रैंडमनेस में, तो आयोडीन हो गया। ठीक है, तो ये था आयोडीन का थ्योरेटिकल पार्ट। अब एक क्वेश्चन है कि अगर H2 जब 2O2 से रिएक्ट करता है, जब 2H2 एक मोल O2 से रिएक्ट करता है तो 2H2O लिक्विड बनता है। तो बताइए ये प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये गैस, ये भी गैस, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, लिक्विड। तो सिंपल सी बात है, इस प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होगा, नेगेटिव। एंट्रोपी क्या होगा, नेगेटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल है, CaCO3 डिकम्पोज टू गिव CaO प्लस CO2। देखिए ये एक आयनिक सॉलिड है, इसको आप गर्म करोगे तो ये टूट जाता है, और टूट जाएगा तो क्या दे देगा, CO, जो कि सॉलिड है। ये भी क्या है, सॉलिड। और ये क्या है, गैस है। ये क्या है, गैस। और गैस है तो सॉलिड क्या देगा आपको, सॉलिड प्लस गैस। तो देखिए ना, सॉलिड ये पूरा था, इसने सॉलिड दे दिया, वो भी इससे कम मॉलिक्यूलर वेट वाला। इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, समवॉट अराउंड 72। समझ में आया, 72। कैल्शियम 40 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, एक ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16। गलत हो गया, इसका आ जाएगा 56। ठीक है, तो कैल्शियम 40 और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16। तो 40 और 16 हो गया 56। और ये गैस, तो इस गैस की वजह से एंट्रोपी बढ़ गया, और इसमें डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे डेल्टा एस नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा एस पॉजिटिव। तो आपका इंटेक्स क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, कि जो भी आपके इंटेक्स क्वेश्चन है उन सबको मैं, जो हमारा पेन और पेपर वाला पहले मेथड था ना, मैं आपको टेक्सचुअल पेजेस लेके एक्सप्लेन करता था, वैसे ही सारे न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन वाले। और जैसे ही चैप्टर खत्म होता है फिर उसके बाद हम कौन से कर देंगे अपने, जी हाँ, बैक साइड वाले। ओके, जो एक्सरसाइज वाले होते हैं ना चैप्टर खत्म होने के बाद, वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। ये तो एंट्रोपी का एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन था, अब मैं मैथमेटिकल उसका डेफिनेशन दूंगा। मैथमेटिकल मतलब क्वांटिटी, आप कैसे डिसाइड करोगे कि एंट्रोपी कब बढ़ेगी और कब कम होगी। तो ये भी आपको लिखना होगा। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो एंट्रोपी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे जो हेडिंग है वो है क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एंट्रोपी, या फिर आप कह सकते हो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एंट्रोपी। तो क्या होता है, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज is the ratio of, entropy change is the ratio of heat transfer, heat transferred, heat transferred in a heat transferred in a reversible manner. Entropy change
is the ratio of heat transferred in a reversible manner to the temperature at which transformation occur. ओके, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। अभी इसे मैं मैथमेटिकली भी लिख देता हूँ। तो एंट्रोपी चेंज इज द, या फिर एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू, इज लिखने वाले यहाँ पे आप लिख सकते हो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ heat transferred in a reversible manner to the temperature at which transformation occurred. Delta S is equal to Q reversible upon temperature. तो ये देखिए, ये एंट्रोपी चेंज है और ये Q रिवर्सिबल है और ये क्या है, ये है टेम्परेचर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये Q रिवर्सिबल और ये टेम्परेचर। तो Q रिवर्सिबल क्यों लिखा है यहाँ पे, तो इसके पीछे का जो कारण है वो आपको वो बताता हूँ। क्योंकि ये एंट्रोपी जो चेंज है, ये एंट्रोपी जो चेंज है, ये आप सिस्टम का भी निकाल सकते हैं और ये एंट्रोपी चेंज आप सराउंडिंग का भी निकाल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे रिवर्सिबल मैनर में लिखा गया है। ठीक है, रिवर्सिबल मतलब क्या, हीट रिलीज हुई या हीट एब्जॉर्ब हुई। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 गिविंग 2H2O। ये गैस है, ये भी गैस है और ये क्या है, लिक्विड। ठीक है, अब इसमें हीट निकली तो डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H है -572 किलो जूल पर मोल। पर मोल लिखना गलत होगा क्योंकि यहाँ पे 1 मोल लेंगे, 2 मोल हाइड्रोजन यूज हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए इस रिएक्शन में इतना सारा हीट रिलीज होता है। तो अगर इस रिएक्शन की आप एंट्रोपी जानना चाहते हो, इस रिएक्शन की आप क्या जानना चाहते हो, एंट्रोपी, तो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो इतना हीट रिलीज हो जाता है। और रिलीज हो जाता है मतलब क्या, वो कहां पे जाता है, सराउंडिंग। तो अगर आप इसे सराउंडिंग के लिए लोगे, आप इसे किसके लिए लोगे, सराउंडिंग के लिए, तो सराउंडिंग के लिए नो डाउट ये आ जाएगा पॉजिटिव। सराउंडिंग के लिए ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन सिस्टम के लिए ये क्या है, नेगेटिव। तो अगर आप यहाँ पे सिस्टम करते हो, क्या करते हो, सिस्टम, तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी, ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। लेकिन अगर यही आप सराउंडिंग के लिए कैलकुलेट करते हो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो यहाँ पे जब सराउंडिंग आप लिखोगे, अरे सुन लो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे जब सराउंडिंग लिखोगे तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो हीट रिलीज हो रही है, नेगेटिव साइन क्या रिलीज कर, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतनी हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है। और रिलीज हुई मतलब क्या, अपने को मिला। अरे सिंपल सी बात बोल रहा हूँ मेरे भाई, अगर मैंने तुमको 500 रुपए दे दिए तो हुआ क्या, तो हुआ क्या, 500 रुपए मेरे कम हो गए ना, और तुम्हारे क्या हो गए, बढ़ गए। तो सिंपल सी बात है, कौन दे रहा है और कौन ले रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो इधर सिस्टम ने क्या किया, इतना हीट दे दिया, और सिस्टम हीट देगा तो क्या है, हीट निकल गई, हीट निकल गई तो पार्टिकल नजदीक नजदीक आ जाएंगे, तो जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो कम हो जाएगी। लेकिन भाई सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ जाएगी, क्योंकि सराउंडिंग को तो इतनी हीट मिल रही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्यू रिवर्सिबल क्यों लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखना। तो अगर हीट सिस्टम के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये रिएक्शन के सिस्टम तो नेगेटिव आएगा, लेकिन सराउंडिंग के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शन करती है किसको, किसको, एंट्रोपी चेंज को। कैसे, जरा ध्यान से सुनना। अगर आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हो, अगर आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हो तो क्या होगा, उसके अंदर गर्मी आएगी, और गर्मी आएगी तो पता है ना क्या होगा, जी हाँ, वो आएगी तो बढ़ाएगी क्या, मॉलिक्यूलर रैंडमनेस, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही गर्मी आएगी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उसका एंट्रोपी बढ़ जाएगा। तो याद रखना, अगर हीट कम तो एंट्रोपी चेंज कम, अगर हीट ज्यादा तो एंट्रोपी चेंज ज्यादा। सर तो क्या टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है सर, नहीं रे बाबा, टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है ना कुछ एंटी की है, लेकिन ऑब्वियसली नो डाउट इनवर्स रिलेशनशिप तो नहीं है। सर इधर तो दिख रहा है, अगर क्यू को कांस्टेंट कर दो तो डेल्टा एस और टी में इनवर्स रिलेशनशिप आ जाएगा बेटा। हाँ, लेकिन क्यू कांस्टेंट होएगा तब ना, टेम्परेचर चेंज करने के साथ क्यू भी चेंज होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्यू चेंज होएगा तब ये रिलेशन वैसा आ सकता है, लेकिन सॉरी, क्यू जब कांस्टेंट रहेगा तब वैसा रिलेशन आ सकता है। ठीक है, लेकिन टी अगर आप चेंज करोगे तो क्यू भी चेंज होता है, मैं नॉर्मल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सर यहाँ पे टेम्परेचर का क्या इंपॉर्टेंस है, तो याद रखना, ये देखिए डेफिनेशन में ही लिखा है, एंट्रोपी चेंज इज द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर्ड
इन अ रिवर्सिबल मैनर टू द टेम्परेचर एट विच ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो ये रेशियो है और ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर कर रहे हो। अगर ऑलरेडी 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 टेम्परेचर हाई है, ऑलरेडी टेम्परेचर हाई है, और मैंने आपको अपनी पिछली क्लासेस में बताया कि टेम्परेचर हाई मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, उसकी ऑलरेडी टेम्परेचर हाई है और आप हीट दे रहे हो ना, तो उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर कम है और आप हीट दे रहे हो तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ज्यादा। मैं फिर बोलता हूँ, अगर टेम्परेचर कम है और आप हीट दोगे ना, तो इम्पैक्ट इम्पैक्ट ज्यादा होगा। टेम्परेचर कम और हीट दिया तो इम्पैक्ट ज्यादा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा और आप हीट दे रहे हो तो इम्पैक्ट क्या होगा? कम। चलो इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फैंटास्टिक समझ में आएगा आपको। मान लीजिए आप लाइब्रेरी में जाते हो, वहां पे आप देखते हो सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप अलग टाइप के हो, मुंबई वाले हो, पता है ना। एक दिन पहले पढ़ाई करने वाली गैंग है और अच्छा मार्क्स लाने वाली गैंग है। जी हाँ, वो तो हमें ही पता है कितना अच्छा मार्क्स आता है, राइट ना। जी हाँ, रोज की पढ़ाई से अच्छा मार्क्स आता है, एक दिन पढ़ाई करने से नहीं। एनीवे, आप लाइब्रेरी में गए, सब वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, और आपने जाके वहाँ पे अपनी फोन को बाहर निकाला और एक मस्त सी रिंगटोन बजा दी। सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, बताओ क्यों? वहाँ पे शांति है, वहाँ पे क्या है? शांति शांति। अब वही मोबाइल लेके आप चले जाओ अपने रेलवे स्टेशन पे, दादर स्टेशन पे चले जाओ, और फिर वहां पे अपना रिंगटोन जरा बजाओ, डिस्टर्बेंस होगा कुछ नहीं? तो जहाँ पे शांति है वहां पे रिंगटोन से डिस्टर्बेंस ज्यादा हुआ, लेकिन जहाँ पे शांति नहीं थी, जहाँ पे सिस्टम ऑलरेडी डिस्टर्ब था, वहां पे थोड़ा बहुत आप डिस्टर्बेंस दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह से जहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर हाई है और आप हीट दोगे तो फर्क या फिर इम्पैक्ट बहुत कम पड़ेगा, और जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहां पे हीट दोगे तो फर्क ज्यादा पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप ये नोट कर, जल्दी जल्दी नोट कर। ठीक है सर, ये तो हीट आना जाना, ये जितना आसानी से टेक्स्ट बुक में लिखा है उतना लग नहीं रहा है। जी हाँ, मैंने बोला भी था आपको। आई होप आपका लिख के हो गया है। ठीक है, तो याद रखना कि ये क्यू रिवर्सिबल इसलिए लिखा है क्योंकि सिस्टम से हीट रिलीज भी होती है, अब्जॉर्ब भी होती है। अगर सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब हुआ तो पॉजिटिव, और अगर हीट गया तो नेगेटिव। ठीक है, और आप सराउंडिंग के लिए भी निकाल सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं कि एंट्रोपी कैसे डिसाइड करता है स्पॉन्टेनिटी। तो अब हम बात करने वाले हैं एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। अरे सर, ये एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी, सर स्पॉन्टेनिटी तो बहुत लंबा चौड़ा कंसेप्ट लग रहा है सर। पिछले एक लेक्चर से हम लोग जब देखो तब स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहे हैं। यस, वही तो इम्पोर्टेंट है, पूरा थर्मोडायनामिक्स ही उसी लिए है। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने ऐसा माना कि जिस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ता है, जिस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ध्यान से सुनना, क्या बोला साइंटिस्ट ने? जिस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ेगा उसका स्पॉन्टेनिटी भी बढ़ेगा। जैसे ये एग्जांपल है, आइस, ये आइस था, ये मेल्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया? जी हाँ, वाटर। ऑब्वियसली सॉलिड वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड वाटर। और ये अपने आप होता है, तो देखो रैंडमनेस बढ़ा, रैंडमनेस बढ़ा, और रैंडमनेस बढ़ा, इसीलिए प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, जैसे NaCl को पानी में डिजोल्व करते हो तो NaCl के पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, तो NaCl पानी में डिजोल्व हो जाता है। क्यों डिजोल्व हो जाता है? क्योंकि उसमें भी एंट्रोपी बढ़ती है। लेकिन तभी तभी एक और एग्जाम्पल ध्यान में आया, एक और एग्जाम्पल ध्यान में आया। ओके, बट चलिए एक और एग्जाम्पल दे देते हैं जिसमें एंट्रोपी बढ़ती है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। चलिए, H2O2 जो लिक्विड है उसका डिकम्पोजिशन होता है, तो ये क्या दे रहा है? 2H2O प्लस O2। ये 2H2O प्लस O2, आप सबको पता है H2O लिक्विड है और H2O2 भी लिक्विड है, और ये क्या है? गैस। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज जो होता है ये होता है प्लस 126 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। अरे सर, ये जूल पर केल्विन कैसे आ गया? जूल पर केल्विन कैसे आ गया? तो अभी आपने देखा था एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। तो क्यू मतलब हीट, हीट का यूनिट जूल, और यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन, तो इसका यूनिट क्या हो गया एंट्रोपी चेंज का? जूल पर केल्विन। जी आप बिल्कुल मत सोचिए कि ऐसे कोई पार्ट छोड़ के रखेंगे। जैसा आपको
बोर्ड एग्जाम में लिखना है डिक्टो वैसा ही सब कुछ एकदम बकायदे से एक्सप्लेन करके देने वाले हैं, आप सिर्फ वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए इस प्रोसेस में भी क्या हो रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है, तो ये भी स्पॉन्टेनियस है। इसमें भी देखिए एक 2 मोल लिक्विड से 2 मोल लिक्विड प्लस प्लस 1 मोल क्या बन रहा है, गैस। मतलब एक्चुअल में 2 मोल रिएक्टेंट से आपको क्या मिल रहा है, 3 मोल। क्या मिल रहा है, ये 2 मोल लिक्विड प्लस 1 मोल क्या, गैस। तो देखिए रैंडमनेस तो बढ़ ही रहा है ना। तो इससे फिर साइंटिस्ट सोचने लगे कि जिस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ेगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। तभी एक एग्जांपल उनके ध्यान में आया, कौन सा रिएक्शन, जी हाँ, H2 प्लस O2 गिविंग 2H2O। मतलब 2H2 प्लस O2 गिविंग 2H2O, और ये गैस और ये भी गैस और ये हो गया लिक्विड। फिर उन्होंने क्या देखा, अरे गैस से लिक्विड दे रहा है यार, मतलब इसमें तो डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव। और मैं आपको बता भी देता हूँ इसमें डेल्टा एस नेगेटिव कितना आता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू -327 जूल पर केल्विन आता है इस रिएक्शन। इस रिएक्शन में एंट्रोपी कम हो गई, तो सर क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। जी हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। पहले साइंटिस्ट क्या सोचते थे कि जिस रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ेगा वही स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन इस रिएक्शन में एंट्रोपी कम हो रहा है, एंट्रोपी नेगेटिव हो रहा है, मतलब रैंडमनेस कम हो रहा है, तो फिर इस रिएक्शन को होना नहीं चाहिए। और जग जानता है हाइड्रोजन एक जलने वाली गैस है, ऑक्सीजन एक जलाने वाली गैस है, और जब एक जलने वाली और जलाने वाली मिल जाए तो तौबा तौबा क्या होगा, आप समझ ही सकते हो। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इतना ज्यादा इसमें हीट एनर्जी निकलता है ना कि एक्सप्लोजन वाली सिचुएशन आ जाती है प्यारे बच्चों। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये रिएक्शन, तो साइंटिस्ट ने बोला फिर यार एंट्रोपी भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। एंट्रोपी बढ़ता है तो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, कम होता है तो भी स्पॉन्टेनियस होता है। अरे यार क्या करें, डिसाइड ही नहीं हो रहा है। तो फिर इसका आंसर किसने दिया पता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अरे सर ये तो लोचा बढ़ता ही जा रहा है स्पॉन्टेनिटी का। जी हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और उसने एक्सप्लेन किया कि कैसे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है जबकि इसका एंट्रोपी क्या है, नेगेटिव। तो हेडिंग लगा लीजिए आप सब लोग, हेडिंग लगाइए। कौन सी हेडिंग, जी हाँ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड एंट्रोपी। अब हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, रुकिए जरा, कहानी में ट्विस्ट देखिए। तो हमने ये रिएक्शन देखा, 2H2 प्लस O2 इज गिविंग 2H2O, जिसमें ये क्या था, गैस, ये क्या था, गैस, और ये क्या है, लिक्विड। ठीक है, और इसमें एंट्रोपी चेंज कितना था, नो डाउट इसमें जो डेल्टा एस था वो था -327 जूल पर केल्विन। ओके, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का रोल अब आता है। वो क्या बोलता है कि ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जी हाँ ये देखिए मैं लिख रहा हूं, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट क्या है, ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द टोटल एंट्रोपी, द टोटल एंट्रोपी। सर ये टोटल एंट्रोपी मतलब क्या, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, या फिर आप यूनिवर्स में क्या आता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो क्या बोल रहा है ये, ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान जो पूरे ब्रह्मांड की एंट्रोपी है ना वो बढ़ती है। तो टोटल एंट्रोपी ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, द टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑलवेज इंक्रीजेस। याद रखना, मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, अब दोनों का एंट्रोपी, मतलब जिसमें रिएक्शन हो रहा है उसका एंट्रोपी और सराउंडिंग का एंट्रोपी मिला के बढ़ना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि सिस्टम की एंट्रोपी कम हुई लेकिन सराउंडिंग की एंट्रोपी ज्यादा बढ़ गई। मतलब ऐसा मान लीजिए सिस्टम की एंट्रोपी -3 जूल पर केल्विन और सराउंडिंग की एंट्रोपी +5 जूल पर केल्विन, तो ये कितना आंसर आ गया, +2 जूल पर केल्विन। मतलब टोटल एंट्रोपी बढ़ी, टोटल एंट्रोपी बढ़ी। और ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम की शायद एंट्रोपी एंट्रोपी बढ़ी +5 से, लेकिन सराउंडिंग की एंट्रोपी 10 से कम हुई, तो इसे क्या कहेंगे हम, -5। और ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का क्या कहना है कि अगर डेल्टा एस टोटल, ध्यान से सुनिए मैं जो भी बोल रहा हूँ, डेल्टा एस टोटल दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, तब ये कंडीशन पे क्या होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। आप ये डेफिनेशन और ये सब कुछ नोट करके लिखिए, तब मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ सारी, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस और ये सब। तो और अगर इसी का ऑपोजिट आ गया तो मतलब अगर डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग दैट इज डेल्टा एस टोटल दैट इज व्हाट, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग अगर लेस देन 0 आ गया तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस याद रखिएगा, ऐसा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है। ठीक है, अब तीसरी चीज अगर डेल्टा एस टोटल दैट इज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग अगर इक्वल टू 0 हो गए तो हम मानते हैं कि प्रोसेस अब इक्विलिब्रियम पे होगा। इसमें होगा इक्विलिब्रियम। जी हाँ, इक्विलिब्रियम आई थिंक मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो क्या है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसका स्टेटमेंट लिख लीजिए। जी वो एग्जाम्पल को आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जल्दी 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 जल्दी। ला 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 हो गया ठीक है। चलिए अब हम इस एग्जाम्पल को प्रूव करते हैं, लेकिन याद रखिएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने क्या बोला, टोटल एंट्रोपी बढ़ना चाहिए। किसके लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए टोटल एंट्रोपी बढ़ना चाहिए, और नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो टोटल एंट्रोपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और तीसरी चीज, अगर डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा, 0, तो प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जी हाँ प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि प्रोसेस किस पे है, इक्विलिब्रियम पे। तो चलिए अब प्रूफ करते हैं कि कैसे कैसे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसे कैसे प्रूफ करता है। तो इसे मैं पूरा मिटा देता हूँ और अब आ जाते हैं हम प्रूफ पे। तो चलिए लिख लेता हूं मैं रिएक्शन को। तो रिएक्शन क्या था, 2H2 प्लस O2 इज गिविंग 2H2O। ये क्या था, गैस, ये भी गैस, और ये क्या है, लिक्विड। जी, और इसका डेल्टा एस कितना था, डेल्टा एस, जी हाँ ऑब्वियसली वो सिस्टम का है क्योंकि ये इससे रिएक्ट होकर हीट बाहर फेंक रहा है ना। तो इसका डेल्टा एस था -327 जूल पर केल्विन। ये तो खैर एंट्रोपी चेंज था, लेकिन हम सबको पता है प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन तो हाईली एक्सोथर्मिक है। और यहाँ सर आप बताए थे, हम लोग को याद है, ये जलने वाली गैस, ये जलाने वाली गैस भयंकर हीट निकलती है। तो इसका डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच क्या है, जी हाँ डेल्टा एच ऑफ सिस्टम है -572 किलो जूल पर मोल। लिखने की जरूरत नहीं है किलो जूल, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है, तो यहाँ पे पर मोल नहीं लिख रहा हूं मैं। याद रखिएगा ये किलो जूल है, ये जूल। सर ये डेल्टा एस सिस्टम क्या है, हीट निकली, हीट हीट, इतना सारा हीट इसमें से निकला, इसी को क्यू भी बोलते हैं हम लोग। या सर वो जो आपने डेल्टा एस के फॉर्मूले में लिखा था, जी हाँ बराबर। तो चलिए इस रिएक्शन के लिए हम डेल्टा एस टोटल ढूंढते हैं, और डेल्टा एस टोटल क्या होता है, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। तो ये देखिए डेल्टा एस सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना दिया हुआ है, -327 प्लस सराउंडिंग का क्या है, तो अपने पास फॉर्मूला है डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। अरे सर ये फॉर्मूला किधर से आ गया सर, अपने को तो ध्यान ही में नहीं आ रहा है। अरे मेरे भाई आता थोड़ी देर पहले ही हम पढ़ाए थे तुमको, कहाँ भूल रहे हो, थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ाए थे। तो ये सराउंडिंग का देखिए क्यू रिवर्सिबल है, मतलब सिस्टम से इतनी हीट निकली, मतलब मेरा 500 रुपया किसी ने लिया तो मेरा कम हुआ ना भाई, लेकिन जिसको मिला उसके लिए पॉजिटिव। तो वैसे ही सिस्टम से इतनी हीट निकली, मतलब उसको मिली, और उसको कौन, सराउंडिंग को। तो सराउंडिंग के लिए ये क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसा सोचना, अगर सिस्टम से निकल रहा है तो किसको मिल रहा है, सराउंडिंग को। अगर सराउंडिंग से निकल रहा है तो किसको मिल रहा है, सिस्टम को। तो ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव। किसके लिए, सिस्टम के लिए। तो मिला किसको, सराउंडिंग को। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, जी हाँ क्यू रिवर्सिबल लिख दूंगा मैं, 5
72 इंटू 10⁻³ सर अब ये 10⁻³ क्यों? किलो जूल है ना मुन्ना, तो यहाँ पे जूल करना होगा। और नीचे टेम्परेचर 298 केल्विन। सर ये टेम्परेचर 298 केल्विन कैसे आया? बेटा ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है। ये जो रिएक्शन तुम करवाए ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। किस पे होता है? रूम टेम्परेचर पे होता है ये रिएक्शन। थोड़ी हीट तो लगेगी ना मेरे भाई, थोड़ा हीट तो लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड। ऐसा थोड़ी ना है कि ये दोनों कांटेक्ट में आ गए तो फट से रिएक्ट हो जाएंगे, थोड़ी एनर्जी तो लगेगी, और टेम्परेचर ही वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया हुआ है, तो सारे एपिसोड ध्यान से देखो, ठीक है? चलिए देखिए, तो ये हो गया। अब ये पूरी वैल्यू को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो ये जब पूरा आप सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1919 जूल पर केल्विन। तो इसे यहाँ पे लिख देता हूँ 1919 जूल पर केल्विन। तो ये भी जूल पर केल्विन, चलिए ऐड कर देते हैं। 1919 माइनस 327, तो कितना हो गया? 2 हो गया, ये 2 हो गया, और 10 में से 2 गया तो कितना? ये 327, और ये फिर 9 माइनस 7 2, तो 9 में से गया तो ये कितना हो जाएगा? 1 है। 11 माइनस 2 9, दिस वन विल बिकम 8, 8 माइनस 3 विल बी 5, 1592 जूल पर केल्विन। आप चेक कर लेना। 9 माइनस 7 विल बी 2, दिस इज 11 माइनस 2 विल बिकम 9 and this will be 8, 8 minus 3 will be 5 and this is 1। इतना टोटल हो गया। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है? डेल्टा एच टोटल क्या हो गया? इज इक्वल टू 1592 जूल पर केल्विन। मतलब डेल्टा एच टोटल क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। तो ये प्रोसेस क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस। ये किसने एक्सप्लेन किया? जी हाँ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने इसे एक्सप्लेन कर दिया। आप देख रहे हो ये डेल्टा एच टोटल क्या हो गया? 1592 जूल पर केल्विन। और ये कैलकुलेशन है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, इसे फटाफट नोट कर लिए जल्दी। आपको मैंने सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। जी हाँ, बच्चों को जो मेन डाउट आता है ना वो इसी में आता है कि सराउंडिंग के लिए आपने पॉजिटिव क्यों लिया। तो याद रखना ये सिस्टम से निकला हुआ है, लेकिन मिला किसको? मिला किसको मेरे भाई? सराउंडिंग को। तो सराउंडिंग के लिए तो प्लस है ना। अरे आपने मुझे 500 रुपया दे दिया तो मेरे लिए तो प्लस है ना भाई, और आपके लिए क्या है? माइनस। मेन डाउट बच्चों का यहीं पे आता है। और ये फिर मैंने जोड़ दिया, ये भी जूल पर केल्विन, ये भी जूल पर केल्विन, तो ये आंसर आता है। तो आपने आज क्या सीखा? अगर डेल्टा एच टोटल ग्रेटर देन 0 है तो प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस। और अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर इक्वल टू 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी स्पॉन्टेनिटी की। तो हमने क्या सीखा आज कि अगर डेल्टा एच टोटल ग्रेटर देन 0 है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और लेस देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर 0 है तो इक्विलिब्रियम पे है। अब ये जो साइंटिस्ट का प्रॉब्लम है ये यहीं तक खत्म नहीं होता है। अब जो केमिस्ट है वो ये क्वेश्चन पूछने लगे कि हमें तो सिस्टम में इंटरेस्ट है। सिस्टम मतलब जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है, अपने को तो उसमें इंटरेस्ट है ना भाई। अपन सराउंडिंग का कब तक निकालते बैठेगा? अपने को सराउंडिंग नहीं चाहिए, अपने को तो सिर्फ सिस्टम चाहिए। और ये सारा प्रॉब्लम किसने सॉल्व किया? एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट J.W. गिब्स। ओके, गिब्स जिसे हम कहते हैं, उन्होंने बहुत ही फेमस इक्वेशन दिया, और गिब्स महान साइंटिस्ट हैं। उनके स्टूडेंट्स को भी नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो उस महान साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसे फैला दीजिए आग की तरह अपने दोस्तों के बीच में, और सीख जाइए थर्मोडायनामिक्स, जहां तक महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दिन खुशहाल रहे। बाय बाय।